हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2021 जो भी अभ्यर्थी बिहार दरोगा का 26 दिसंबर 2021 को होने वाले परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, वो ज्योग्राफी का ये टेस्ट जरूर लगाइएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट ये बनाया गया है और सभी प्रश्न को पूरा विश्लेषण के साथ बताया गया है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत अवस्थित है, आपको बताना है कि भारत की स्थिति कहाँ और किन के बीच में पड़ता है। और ये 2004 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो जो भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान में देख लीजिए। सभी आपको यहाँ पर देख लेना है ऑप्शन, सभी ऑप्शन देख कर ही आपको बताना है, ठीक। तो आप सभी लोगों को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी कैसे हो जाएगा, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कहने का मतलब कि अक्षांशीय विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। उत्तरी आपको गोलार्ध में पड़ता है, यहाँ पर भारत पड़ता है। और इसका देशांतरीय विस्तार जो है ये आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ये आपको देशांतर हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। भारत जो है ये ध्यान में रखिएगा, भारत का अगर संपूर्ण पूछे अक्षांशीय विस्तार, तो संपूर्ण अगर अक्षांशीय विस्तार पूछता है तो वो आपको 8 डिग्री 4 मिनट की जगह क्या हो जाता है, यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है, क्योंकि 2 आपको बढ़ जाता है डिग्री संपूर्ण पूछे तो, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि भारत का क्षेत्रफल पूछ जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान आता है पूरे विश्व में और 32,87,263, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्षेत्रफल पूछ दिया था इसका। तो क्षेत्रफल है 7वां स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान आता है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन अब से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगर पूरे क्षेत्रफल बात करें पूरे विश्व में कि भारत का कितना हिस्सा आता है, तो 2.42%। वहीं आप जनसंख्या देखिएगा तो 17.5% के करीब जनसंख्या आ जाता है। ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको कि भारत के आपको पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ सकता है। तो भारत के अगर देखिएगा तो आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, इसकी आपको उत्तर से आपको लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पर देखिएगा 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की ओर आपको 2933 किलोमीटर पड़ता है, ठीक। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, आगे जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताते चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी भारत में निहित है। इसमें आपको पर्वत श्रृंखला दिया है, इसमें से बताना है कि कौन से भारत में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो कौन भारत में पर्वत श्रृंखला है ये जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीर पंजाल। पीर पंजाल क्या हो जाएगा, ये भारत में स्थित श्रृंखला है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से। जैसे पीर पंजाल दर्रा भी है, पहले जो आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक में था, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता था पीर पंजाल दर्रा, अब लद्दाख पड़ेगा। तो ये एक दर्रा भी है पीर पंजाल, ये भी याद रखिएगा, और एक श्रृंखला भी है, ठीक। तो 2 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, और ब्रह्मपुत्र जिसे चीन में आपको सांगपो भी कहा जाता है, इसकी चीन के लद्दाख वाला क्षेत्र, चीन का आपको जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसका सांगपो नाम है, और भारत में जैसे प्रवेश करता है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसके मेघना नाम से जाना जाता है, किस नाम से, मेघना, ठीक। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बाटर ग्लेशियर कहाँ स्थित, बटारो या बाटर ग्लेशियर कहा जाता है इसे, ये आपको कहाँ पर स्थित है, बल्टारो भी कहा जाता है, कहीं कहीं भी लिखा रहता है। तो ये जो स्थित है ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, कहाँ पर, काराकोरम, ठीक। तो सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों की पर महिलाओं की संख्या कितनी है। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है, और 2011 की जनगणना के अनुसार आपको लिंगानुपात देखा जाए तो 943 है। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है ये केरल राज्य में है, और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो है ये हरियाणा है, ठीक। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द्वीपों का अंडमान समूह और निकोबार समूह किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। मीन्स कि अंडमान और निकोबार जो कि यहाँ पर पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार के बीच में आप किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका नाम है आपको 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से ही ये अलग किया जाता है, ठीक। तो 6 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैकाले सीमा किस राज्य में स्थित है। मैकाले सीमा या मैकाले रेंज भी बोला जाता है, जिसे आपको पहाड़ों का रेंज है, जैसे सतपुड़ा रेंज है, अरावली रेंज है, वैसे मैकाले रेंज जो है ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, तो ये आपको मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और आपको छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है, ठीक। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये मैकाले रेंज जो पड़ता है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आराम से लगा लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रबर किसका एक उत्पादक है? रबर किसका एक उत्पादक है, ये आपको बताना है। ठीक, कौन सी ये कृषि कहलाती है भी आपको मतलब सोच सकते हैं। तो ये किसका उत्पादक है? तो ये रोपड़ कृषि का उत्पादक है। रबर क्या है? रोपड़ कृषि। और रबर भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में होता है। ठीक, केरल में होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, खरीफ का मौसम शुरू होता है। खरीफ और रबी फसल और जायद फसल होते हैं। ठीक, तो ये आपको बताना है कि खरीफ का मौसम शुरू होता है। खरीफ का मौसम कब शुरू होता है, ये आपको बताना है। ठीक, ये आपके सामने ऑप्शन है, सभी आपको ऑप्शन देख लेना है तभी क्वेश्चन लगाना है। ठीक, तो देखिए खरीफ का मौसम जो है, अभी आप जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक, आज 16 अब जून है 2021, तो आप देखिएगा कुछ उत्तरी भारत में या आपको दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में भी अब मानसून प्रवेश कर चुका है बहुत पहले ही, क्योंकि ये फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि 1 जून में केरल के तट पर आ जाता है, लेकिन इस बार आपको बहुत जल्दी ही मानसून आया है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है सबसे ज़्यादा जिससे बारिश होता है, 90% इसी से बारिश होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ये केरल से प्रवेश करता है 1 जून से। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के शुरुआत के साथ ही कौन होता है? खरीफ फसल की शुरुआत हो जाती है। खरीफ में कौन कौन आ जाएगा? तो धान मुख्यतः याद रखिएगा। धान की अभी बेड़ी आप देखे होंगे डला गया होगा। ठीक, और जैसे ही काफ़ी बारिश हो जाएगा तो फिर रोपनी भी शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। खरीफ फसल आपको कब शुरुआत होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत के साथ ही। ठीक, तो ये 9th का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही सबसे ज़्यादा बारिश होता है भारत में, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? जैसे कि हरित क्रांति पूछ देता है, पीली क्रांति पूछ देगा, ऐसे ऐसे आपको पूछ देता है, तो आपको ये सब आना चाहिए। देखिए पीली क्रांति जो है ये आपको तिलहन उत्पादन से, तिलहन जैसे हरित क्रांति आया ना तो उसका निगेटिव प्रभाव पड़ा था तिलहन पर। ठीक है, तो ये पीली क्रांति स्टार्ट किया गया तो तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकता है? जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति आपको उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति आपको किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। सुनहरा क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन, क्योंकि गोल होता है आलू, तो आलू उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति या याद रखिएगा बागवानी से संबंधित है। खाकी क्रांति एक महत्वपूर्ण है, चमड़ा से आपको संबंधित है, ये याद रख। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, तो ऐसे आपको याद रखना होगा। रजत क्रांति, रजत क्रांति आपको अंडा उत्पादन से संबंधित है, तो ये आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप आई थिंक आराम से लगा लेंगे। भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है या लाने का श्रेय किसे है? तो एमएस स्वामीनाथन को। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुआ था, यह भी ध्यान में रखिएगा। और द्वितीय हरित क्रांति का भी समय पूछ सकता है, तो द्वितीय हरित क्रांति का समय 1983 से 84 में था। ठीक, ये याद रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है, डॉक्टर वी कुरियन को। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? जो पाक जल डमरू मध्य है ये किसके किसके बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। पाक जल डमरू मध्य किसके किसके बीच में स्थित है, क्वेश्चन ये पूछ देता है। तो पाक जल डमरू मध्य जो है ये आपको भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी भी यहीं पर स्थित है। तो पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ये याद रखिएगा। देखिए भारत के सबसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता है भारत से रिलेटेड तो कुछ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये रहा आपको रफली भारत का। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि बृहत मीन्स की ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, जिसका पहले का नाम क्या था? तो पिग्मिलियम पॉइंट नाम था, पिग्मिलियम पॉइंट इसका नाम था, जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर है, मतलब कि उत्तर की तरफ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितना भी मैंने अभी बताया सभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है और दरोगा का सबसे फेवरेट है। अगर पूछे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु है, ये याद रखिए, जम्मू कश्मीर में। और पश्चिमी पूछे तो ये गुजरात में पड़ता है, पश्चिमी गुजरात में पड़ता है सरक्रिक। और सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में किबूती नाम से, अरुणाचल प्रदेश में किबूती नाम से। ठीक, तो मैं यहाँ पर रफली बता देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी यहाँ पर देखिए ये थोड़ा ये हुआ। ठीक, ये आपको मैं आपको बता देता हूँ, मतलब थोड़ा रफली। तो ये आपको यहाँ पर ऐसे आपको है, तो ये आपको देखिएगा सबसे उत्तरी बिंदु जो पड़ जाता है वो कौन सा? इंदिरा कोल है। सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर आपको ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा, नीचे की तरफ या बंगाल की खाड़ी में, जो कि आपको यहाँ पर पड़ेगा ये इंदिरा पॉइंट। ठीक, सबसे पूर्वी आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा यहाँ पर किबूती नाम से, और सबसे पश्चिमी गुजरात के सरक्रिक में पड़ेगा। ठीक, ये आपको बिंदु पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा पाया जाता है, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेंगुला धारा कैसी है? वेंगुला, बेंगुला जलधारा है, एक जलधारा, ठीक, समुद्र में आपको चलने वाली। ये कैसी जलधारा है ये आपको बताना है। तो बेंगुला जो है एक जलधारा है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं बस क्वेश्चन करते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए यहाँ पर बेंगुला दक्षिण अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली प्रमुख ठंडी जलधारा महासागरीय जलधारा है। ठीक,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ये सभी लोग बता देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में उलट कर पूछ दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ सबसे पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। कौन से? तो पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक। और ये आपको प्रशांत महासागर में पड़ता है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे खाई महासागर है। मेरियाना ट्रंच इसका सबसे खाई आपको जगह पड़ता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा प्रशांत महासागर में ही आपको ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक, ये स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में आपको मूंगा चट्टानों से बना हुआ ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये 13 का आंसर हो जाएगा सी। प्रशांत महासागर का आकार ओ तरह का होता है, अटलांटिक महासागर का आकार एस का होता है, अब हिंद महासागर का आकार भी के होता है, और आर्कटिक महासागर का डब्ल्यू आकार का होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण नहीं है? ब्लॉक माउंटेन, इसमें से कौन एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए अलग अलग टाइप के माउंटेन होते हैं, इसी में से आपको बताना है कि कौन से एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये आपको हो जाएगा अरावली। अरावली जो है ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण नहीं है। अरावली जो है ये पूरे विश्व के सबसे प्राचीन श्रेणियों में आता है आपको पहाड़ के, ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए आपको जो फॉल्ट होता है ना, फॉल्ट से ही निर्मित जो पर्वत होता है उसे ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। फॉल्ट से आपको ज्वालामुखी फॉल्ट से जो आपको पृथ्वी के भूपट्टी में प्राकृतिक जो फॉल्ट पाया जाता है उससे जो निर्मित होता है माउंटेन, उसे हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और ये जो अरावली है ये किस प्रकार के माउंटेन है? तो ये आपको प्रकार का फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, ये याद रखिएगा, फोल्ड माउंटेन है, ठीक। सतपुड़ा हुआ, विंध्याचल हुआ, ये आपको ऊपर के जो भी है, जैसे सतपुड़ा हुआ, विंध्याचल हुआ, ये आपको जो भी ये कौन सा पढ़ते हैं? तो ये आपको ब्लॉक माउंटेन पढ़ते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। पश्चिमी घाट भी ब्लॉक माउंटेन में आता है। तो ये 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बाब अल मंडप, बाब अल मंडप जल संधि निम्नलिखित में किन दो सागरों को जोड़ती है? बाब अल मंडप जो जल संधि है ये बताना है कि किन दो सागरों को जोड़ती है, ठीक। आपके सामने ऑप्शन है, ठीक, ये आपको बताना है। बाब अल मंडप जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, ये आपको बताना है, ठीक। आपके सामने ऑप्शन है। ये जो दो सागरों को जोड़ती है, ये एक लाल सागर है, एक अदन की खाड़ी है। लाल सागर और अदन की खाड़ी दोनों को ये जोड़ती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तट पर ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय रेल की पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेल के पश्चिमी क्षेत्र जो है इसके मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है, ठीक। आपके सामने क्वेश्चन है। तो भारतीय रेल के पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय पड़ जाएगा ये पड़ जाएगा मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट। तो इसका आंसर 16 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। तो मुंबई CSMT ये किसका मुख्यालय होता है? तो ये जो मुख्यालय है ये मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ठीक। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, दक्षिणी रेलवे का आपको मुख्यालय चेन्नई सेंट्रल में है, पश्चिमी रेलवे का आपको मुंबई चर्चगेट पड़ता है, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा। 16 के आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक। आपके सामने ऑप्शन है। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और ये टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा आपको घनत्व की दृष्टि से टाइगर पाया जाता है भारत में ज़्यादा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये याद रखिएगा वन पाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। गुजरात जो है, गुजरात का तटीय रेखा सबसे लंबा है, ये याद रखिएगा। तटीय रेखा वाला सबसे लंबा राज्य है गुजरात, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन है? भू अवस्थित देश मीन्स की लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री किसे कहा जाता है? जिसका कोई भी सीमा, वो कंट्री जिसका कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगता हो उसे लैंडलॉक कंट्री। जैसे भूटान हुआ, नेपाल हुआ, हमारा दो पड़ोसी जो देश है भूटान नेपाल हुआ, अफगानिस्तान हुआ, ये सब लैंडलॉक कंट्री में आते हैं क्योंकि इनका सीमा जो है समुद्र से डायरेक्ट नहीं लगता है, ठीक। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विश्व का वो सबसे बड़ा आपको कौन सा देश है जो कि लैंडलॉक कंट्री है, इसकी भू अवस्थित है, चारों तरफ से आपको भूमि से मात्र घिरा हुआ है, तो हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि चारों तरफ से लैंडलॉक है, इसकी भूमि से घिरा हुआ है। पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर का विघटन जब 1991 में हुआ तो ये बड़ा देश निकल कर आया, और ये विश्व के सबसे बड़ा 9वां देश है। विश्व के सबसे बड़ा 9वां देश है, ये याद रखिएगा। 7वां तो भारत है, उसके बाद आपको अर्जेंटीना आता है 9वां में, और इस 8वां में, और 9वां में आ जाता है यहीं कजाकिस्तान आ जाता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो कि कौन से सबसे बड़ा, सबसे देखिए सबसे बड़ा की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन कौन देश है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से बड़ा सबसे देश है,
तो यहाँ पर याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपको आता है, पहले रूस आता है, दूसरे पर कनाडा आता है, तीसरे पर चीन आता है, चौथे पर यूएसए में इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, पाँचवें पर ब्राजील आता है, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया आता है और सातवें पर आपको भारत आता है, आठवें पर अर्जेंटीना आता है और नौवें पर कजाकिस्तान आता है। ठीक, ये आपको बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 18 का आंसर बी हो जाएगा। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है ये आपको कजाकिस्तान है। बहुत वीवीआई लगा लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ये इस बार पूछ सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत का झील जिला किसे कहते हैं? भारत का झील जिला जहाँ पर सबसे ज़्यादा झील पाया जाता है, तो भारत की झील जिला किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक, तो भारत की झील जिला कहते हैं आपको नैनीताल को। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर आप आराम से लगा लीजिएगा बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन होता है एक इंटरनेशनल टाइम लाइन होता है। दो आपको लाइन याद रखना होगा, टाइम लाइन से टाइम का निर्धारण होता है और डेट लाइन से डेट का दिनांक का निर्धारण होता है। ठीक, तो ये पृथ्वी हुआ। तो यहाँ पर आप देखिएगा ना, ये आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है यही आपको क्या कहलाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच यहाँ पर देखिएगा पार होता है, ये आपको समय रेखा कहलाता है। और इसी से 5.5 घंटे आगे हमारा भारत का समय रेखा पड़ता है 82.5 डिग्री पर। ये याद रखिएगा, पूर्वी आपको सबसे पूर्व में ये पड़ेगा, आपको ग्रेट ब्रिटेन से जो ये ग्रीनविच रेखा पार होता है इसके पूर्व में ये पड़ेगा। ठीक, तो ये आपको 5.5 घंटे आगे पड़ता है ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक, और 82.5 डिग्री अगर डिग्री में पूछे तो ये याद रखिएगा। तो ये 20 के आंसर क्या हो जाएगा? आपको इंटरनेशनल आपको डेट लाइन पूछे तो आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा, और आपको यही आपको इंटरनेशनल टाइम लाइन पूछे तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, टाइगर रिजर्व परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन से पूर्ण रूप से सही मिलान नहीं है? सबसे याद रखिएगा, टाइगर जो रिजर्व परियोजना शुरुआत किया गया था ये 1973 में शुरुआत किया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार था। अब यहाँ पर जो ये आपको मिलान बताना है कि इसमें से कौन से गलत मिलान है। ठीक, ये आपके सामने है। तो नागा अर्जुन सागर सही बात है, आंध्र प्रदेश में। पेंच यहाँ पर दिया है उत्तराखंड। ठीक, वाल्मीकि बिहार सही है, सरिस्का राजस्थान। तो यहाँ पर पेंच जो है ये पेंच कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, ना कि उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में कार्बोट नेशनल पार्क जो कि सबसे पहला था वो पड़ता है। ठीक, तो ये पेंच जो हो जाएगा यही गलत मिलान है, ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो 21 के आंसर यहाँ पर आराम से आप लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, केरल की साइलेंट वैली है, जो केरल की साइलेंट वैली है ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। केरल की साइलेंट वैली जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये देखिए आपके सामने सभी ऑप्शन में दिखा देता हूं, तभी आपको मन में सोचना है। ठीक है, केरल की जो साइलेंट वैली, सबसे पहले साइलेंट वैली कहां पर है? ये आपको केरल में पड़ेगा। ठीक, ये याद रखिएगा, साइलेंट वैली क्या होगा? केरल में पड़ेगा। अब यहाँ पर याद रखिए कि ये आपको पौधों और जानवरों की दुर्लभ प्रजाति के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पौधों और जानवरों की दुर्लभ प्रजाति के लिए जाना जाता है। ठीक, तो ये 22 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है आपको जानवरों और क्या पौधे के रूप में। वहाँ पर अलग अलग विविधता के आपको पौधे और जानवर मिलते हैं। ठीक, केरल की साइलेंट वैली में 22 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसे सिलिकॉन वैली से कंफ्यूजन मत कीजिएगा। सिलिकॉन वैली जो है ये कर्नाटक के बेंगलुरु कहा जाता है सिलिकॉन वैली, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा जंगल है जो कि पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में। अब इसे फेफड़ा क्यों कहा जाता है जंगल को? तो आप सभी लोगों को पता है कि जंगल में इसके पेड़ का क्या काम होता है? तो पेड़ का काम होता है आपको CO2 को लेना और ऑक्सीजन को देना, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आदमी को दम घुटने से मर जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, पृथ्वी के आपको फेफड़ों के रूप में कौन से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अमेजन वर्षावन, अमेजन वर्षावन जाना जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 के आंसर सी, ये ब्राजील में पड़ता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। भूमध्य ये आपको जो कौन से, तो उष्णकटिबंधीय आपको वर्षावन है। ठीक, तो ये 23 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत आता है ये। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत वीवीआई देखिए, क्वेश्चन आसान है लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में मैं जान रहा हूँ कि बहुत से लड़के गलत कर जाएंगे। ठीक, तो वनों की कटाई से संबंधित है, वैज्ञानिक कृषि से संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है, या वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। ठीक, तो ये आपको वन संरक्षण से संबंधित है, वन संरक्षण, ये याद रखिएगा। चिपको आंदोलन किससे? वन संरक्षण। यहाँ पर क्या होते थे कि ये उत्तराखंड में शुरुआत हुआ था, और यहाँ पर क्या होते थे कि वहाँ की महिलाएं जो है, पुरुष है, वो आपको चिपक जाते थे पेड़ों से, कि पेड़ नहीं काटा जाता। आखिर किसके लिए? तो ये आपको वन की कटाई ना किया जाए, किसके लिए? तो वन संरक्षण के लिए। ठीक, तो 24 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 के निम्नलिखित में किसे भारत का पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट कहा जाता है? इसमें से बताना है कि किसे भारत के पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो भारत के पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट में कौन कौन आते हैं? तो यहाँ पर आता है आपको सबसे पहले पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आता है, कुछ हिमालय के भी क्षेत्र आ जाते हैं, कुछ पूर्वी आपको क्षेत्र आ जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये सबसे पहले ये ऑप्शन अगर देता है तो आपको लगाना होगा पश्चिमी घाट,
पश्चिमी घाट ही सबसे हॉट स्पॉट के रूप में आता है। यहाँ पर बहुत से विविधता मिलता है, सबसे ज़्यादा जानवर और पौधे के किस्म यहीं पर पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, ठीक। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता होती है। जो पृथ्वी है इसके किस भाग में, तो पृथ्वी का आप देखिएगा क्रोड जो होता है ना, जो सबसे आपको नीचे होता है क्रोड, इसमें क्या होता है कि निकल और लोहा की प्रधानता होती है। तो इसको क्या बोला जाता है, निफे बोला जाता है। निकल और लोहा की इसे निफे बोला जाता है। तो इसमें पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता होती है, ये आपको पूछ रहा है। तो निफे या क्रोड यहाँ पर दिया होगा इसे, ठीक। निफे ही आपको क्या होता है, निकल लोहा का शॉर्ट फॉर्म है, निकल हो जाएगा और फर्स्ट फेरस हो जाएगा इसकी लोहा, और ये क्रोड में पाया जाता है। 26 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी से टिहरी डैम को पानी प्राप्त होता है। टिहरी डैम परियोजना, सबसे पहले ये भी पूछ सकता है कि टिहरी डैम परियोजना किस नदी पर है, और वहीं से भी तो पानी मिलेगा ना। टिहरी आपको जो डैम को से प्राप्त होता है पानी, टिहरी डैम को किस नदी से, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो टिहरी डैम को जो आपको सबसे ये ऊंचाई के हाईएस्ट आपको डैम मिलेगा, पूरे विश्व में भी देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट में आता है इसका नाम। तो टिहरी डैम जो है ये आपको उत्तराखंड में स्थित है, और ये भागीरथी पर है। कौन से माफ कीजिएगा, यहाँ पर भागीरथी आंसर होगा। यहाँ पर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, भागीरथी पर। भागीरथी है जो उत्तराखंड में नदी स्थित है, इसी पर आपको टिहरी बांध मिलेगा, ठीक। तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, निम्न में किन तिथियों को सूर्य के किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। किन तिथि को विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, ये पृथ्वी हुआ, और ये जो आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, इसे ही विषुवत रेखा बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ये आपको पूछ रहा है कि सूर्य के किरण आपको 2 बार आपको पड़ता है, ठीक। यहाँ पर आपको लंबवत, एक तो 21 मार्च को, एक 23 सितंबर को, ठीक। तो 21 मार्च को जब पड़ता है तो आप देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में, उसके बाद आपको गर्मी के दिन स्टार्ट हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जाड़ा के दिन। वहीं 23 सितंबर को आप देखिएगा कि 23 दिसंबर पड़ने के बाद 23 सितंबर के बाद उत्तरी गोलार्ध में फिर जाड़ा का हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की शुरुआत हो जाती है, ठीक। तो ये आपको लंबवत पड़ने का बात करें, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पृथ्वी के आपको जो रे है, यहाँ पृथ्वी पर पहुँचने में आपको समय लगता है 8 मिनट, आप कुछ सेकंड के करीब, इसकी 8.2 मतलब कि 20 सेकंड के करीब लग जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये लौह इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया था, किसके सहायता से स्थापित किया गया था, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो स्थापित किया गया था, ये किसके सहायता से स्थापित किया गया था, तो ये ब्रिटेन के सहायता से स्थापित किया था। और दुर्गापुर कहाँ पर स्थित है, ये आपको स्थित पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट ये क्वेश्चन है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इडुक्की झील भी है, ये भी याद रखिएगा। इडुक्की जिला भी है, केरल का जिला है, ठीक। 1972 में ये बना था। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। इडुक्की जब आपको पता होना चाहिए कि जिला है वो केरल में स्थित है, तो परियोजना भी वहीं पर स्थित होगा, तो ये केरल में स्थित है इडुक्की जल विद्युत परियोजना, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर आराम से आप लगा सकते हैं, डी। टोटल 30 क्वेश्चन बताया गया है। इस 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो भी बताइएगा। और सभी सिलेबस से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मैं टाइम टू टाइम आपका टेस्ट लेते रहता हूँ। ये टेस्ट में भी आप लोग पार्टिसिपेट किया कीजिए, ठीक। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।